दो चीजें आप आइए शामिल। पहली बात जो आपने बोला, मैं जेन वो जी नहीं कहूंगा, जेड कहूंगा, इंडियन हूँ। अब ये सोशल मीडिया ऐसा अजीब हो चुका है कि लोग एक तरह से प्रधानमंत्री आके फ्रेंड्स बोलते हैं, उनके एक्सेंट पे सवाल उठा रहे हैं, किस एक्सेंट में फ्रेंड बोला गया। भैया एक हिंदुस्तानी एक्सेंट में ही बोलेगा कि क्या इस जेन जी को, जेन जेड को, जेन अल्फा को आप इंस्टा और एल्गोरिथम सिखा रहा है कि हिंदुस्तानी एक्सेंट में इंग्लिश ना बोले, तो कैसे एक्सेंट में बोलेगा भाई? वो वाला जो एक ट्रिप करने जाते हैं यूएस में और आके यूएस एक्सेंट शुरू करते हैं। आप कितनी देर लंदन रहे, आप कितना विदेश घूमे हैं, क्या वो 4 दिन जाके उनका एक्सेंट करो, उनको कॉपी करो? इतनी इनसिक्योरिटी है, मुझे इतना गुस्सा था। मैंने कहा प्रधानमंत्री की आप किसी पॉलिसी पे अगेंस्ट बोलिए, एक्सेंट पे एक हिंदुस्तानी इंग्लिश हिंदी एक्सेंट में बोल रहा है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो पूरा आपने पता नहीं देखा नहीं था, पूरे एल्गोरिथम पे यही प्रमोट किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने किस एक्सेंट में फ्रेंड्स बोला है, और इसमें सीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत एक्टिव था। कितना डेंजरस बच्चों को सिखाया जा रहा है। मेरा इसमें एक टिप्पणी है, वो ये है कि ये कोशिश क्या की जा रही है, ये मैं लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूं कि आज तक यहाँ पे समाज का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो किसी लीडरशिप के चलते वो तय होता था, उसको फॉलो करते थे लोग, और उसमें कांग्रेस और ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो एकदम जीरो हैं। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. व्यक्तित्व से हट जाओगे तो आपका जो प्लेइंग फील्ड है वो होगा, फिर वो व्यक्ति वाला जो चीज है वो समाप्त हो जाएगा। चाहे हमारे प्रधानमंत्री फिर कितना भी कोशिश करते हैं, ये उनका सोच है, हमारे प्रधानमंत्री कितना भी कोशिश करें उनको समझाने के लिए, चाहे बोले कि चलो बच्चे हैं हम इनको समझाते हैं, ये सारी चीजें वो नहीं चाहते कि उस दिशा में जाए। अच्छा, तो ये है कि अगर हम इसको, इस गतिविधि को ऐसे ही खुला छोड़ दें और इसके पास जो सपोर्ट मिल रहा है थ्रू वेरियस एनजीओज एंड अदर शैडो ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये 100% उस दिशा में ले जाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो अमेरिकी रेवोल्यूशन था ना 1776 का, वो चला 1770 से 1781। मैंने पहले वो प्रोटेस्ट हुए, फिर डिक्लेरेशन हुआ, फिर युद्ध हुआ, उसके बाद 81 में सरेंडर कर गई ब्रिटिश। उस समय ना इनका जो स्ट्रेटेजी था, ये सामने बच्चों को करते थे। जो प्रोटेस्ट होते थे ना ब्रिटिश के खिलाफ, सामने बच्चे होते थे, औरतें होती थी, तो जो गोलियां चलती थी वो बच्चों पे लगती थी या औरतों पे लगती थी या थोड़े बुरे लोगों पे लगता था, लोग क्षुब्ध हो जाते थे। नंबर 1 ये स्ट्रेटेजी थी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी? पैम्फलेटियर्स, जो आज के डेट में हम लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, उस जमाने में पैम्फलेटियर था। सबसे बड़ा पैम्फलेटियर कौन था? जॉन एडम्स, जो अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति बना वॉशिंगटन के बाद, और उसके जो उसका बेटा और पोता, वो दोनों भी राष्ट्रपति बने। जॉन क्विंसी एडम्स था एक, और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जेम्स एडम्स था क्या था। तो ये 3 राष्ट्रपति उसी फैमिली से आए। ये लोग बड़े पावरफुल ओरेटर्स थे और वो क्राउड को जो है उसको भड़काने में एकदम माहिर थे। तीनों में वो क्वालिटी थी। तो ये जो 250 साल पुराना इनका जो प्रोजेक्ट है ना, उसी के वर्जन्स आपको होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो यूक्रेन का मैदान रेवोल्यूशन हो, अरब स्प्रिंग हो, अभी बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ। ठीक है, पहले भड़काओ, फिर विक्टिम बनाओ, फिर बोलो हम तो शोभित हैं। एक और मैं तत्व दे देता हूं, उस रेवोल्यूशन में इसी जॉन एडम्स ने एक बार कहा था कि देखिए ऐसा है कि 30% लोग जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ हैं, 30% लोग जो हैं वो न्यूट्रल हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और 30% लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश क्राउन के सपोर्ट में हैं, और 10% वो हैं जो मतलब फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी, से वो मैटर नहीं करते। तो लड़ाई है 30% जो खिलाफ है और जो 30% फेवर में। तो हमेशा फाइट 30 पे है, और ये अभी वही कोशिश हो रही है। आप लोग का परसेंटेज देख लें प्लीज, अगर भारतवर्ष में इस वक्त आप परसेंटेज देखें तो जेन जी या जेन जेड जो है उसका प्रतिशत है 21% है अभी, और जेन वाई जो है, जो मतलब प्रोटेस्टर्स हैं वगैरह जो कर सकते हैं, उनका प्रतिशत यही कोई 22 या 23% के आसपास है। कोई लोग कहते हैं कि 25 है, तो मान लीजिए 25 है। दोनों के कुल मिला के 45 और 50 के बीच में है। सारे के सारे तो आएंगे नहीं,
लेकिन उनमें से अगर आप मोरलेस सबको उस तरह दिशा में धकेल सकते हो, स्पेशली जेन जेड जो ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल है, तो आपको 20% तो उधर ही मिल जाता है, 10% और जोड़ लो तो वो 30% बन गया ना, जो रेवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल मास है, जॉन एडम्स का ही तत्व, ठीक है। तो वही चीज मुझे होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम लोग ऐसे ही ये सोशल मीडिया को खुला छोड़ देंगे, ये जो इन्फ्लुएंस बेस्ड जनरेशन है जो मीम्स पे चलती है, मेमेटिक कहता हूं मैं इन लोगों को, तो ये लोग ना उसी दिशा में भटक सकते हैं, वो एक डेंजर है। इसीलिए हमारे पास इस वक्त सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है, दे विल हैव टू क्रिएट ओवरसाइट, दे हैव टू ब्रिंग इन, लेजिस्लेशन की ही बात नहीं है सिर्फ, इसको मॉनिटर करने के लिए कैपेसिटीज और वो क्या बोलते हैं वो इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो वैसा एक इंस्टीट्यूशन, एक स्ट्रक्चर या कुछ एक डिपार्टमेंट इनको क्रिएट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये मैं ऐसे देखता हूं इसको। शामिल जो आपने बात बोली ना 30-30 और 30, यही तो डेमोक्रेसी भी है कि बिल्कुल, एक तरफ वोट भी वैसे ही होता है, रिजिड, दूसरी तरफ भी रिजिड, जो न्यूट्रल है वही तो सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर से इन्फ्लुएंस होता है और वही डिसाइसिव है। अदरवाइज पता होता है पार्टी को कि हमारा बेस वोट है, ये मेरा इस सीट पे बेस वोट है। वो बेस वोट कैसे है? इन फैक्टरों से, भारत में कास्ट बोल लो, वहां पे कुछ और रीजन बोल लो, या वोटिंग पैटर्न, वोटिंग हिस्ट्री बोल लो। तो जो 30% है, जैसे अभी एक छोटा एग्जांपल प्रशांत किशोर का जो चुनाव था बांकीपुर में, या कोई भी ऐसा चुनाव हो, कोई पोल स्ट्रेटेजिस्ट है, उसको यही तो टारगेट करना है कि मैं न्यूट्रल्स को अपनी तरफ ले आऊं, दूसरा अपना वोटर टर्नआउट कर दूं, इतना मोटिवेट करूं कि मेरा हर वोटर वोट पे आए, मेरा हर फौजी जंग में जाए जब रेवोल्यूशन होती है, और दूसरा वाला निराश हो वो घर बैठे। तो ये तीनों में आपको तीनों से डील करना पड़ता है। पर मैं एक दो सवाल लेना चाहता हूं, उसके बाद में आऊंगा एक चीज जो शायद लोगों को पता ना हो, आपको तो पता होगी। एक तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा कि लोग जो ले रहे हैं कि हाँ, इज दिस लीगल डिबेट अराउंड सोशल मीडिया ट्रूली न्यू, या हम ये रिपीट कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर और मास प्रिंटिंग के समय हुआ था, जब जैसे आपने बोला पैम्फलेट छपने शुरू हुए तो मोनार्की खत्म हो जाएगी, फेयर मॉन्गरिंग हो जाएगी, कि वो पैम्फलेट हर जगह भाग जाएगा, उस पर रेगुलेशन नहीं है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर, हाँ इसको लेना चाहता हूं मैं, ये एक सवाल बहुत ही अच्छा है, अभी तो बताऊं स्क्रीन इस पे पे डाल कुछ? रहा हूँ। हाँ, तभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। आई वांट यू टू एड्रेस इट। नहीं, मैंने देख लिया था सवाल, अभी आपने डाला तो था स्क्रीन पे। You want it still to be on the screen or you want to answer it? लेट इट बी ऑन द स्क्रीन। छोटा सा मैं कुछ एक ऐड करना चाहता हूं इस पे कि ये जो लेजिस्ट पीयूष साहब जो कह रहे हैं, देखिए ये एक शाश्वत द्वंद्व है तंत्र के बीच में और जो प्रतिवादी हैं उनके बीच में, तो ये तो चलता है, तो ये चेंज थोड़ी होगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा। अब वही हुआ है, अभी आकार चेंज हो गया है, उसके कथोपकथन जो वो कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं वो चेंज हो गया है, लेकिन बात तो वही है ना। आप किसी भी पॉलिटिक्स में 3 चीजें होती हैं, वादी, प्रतिवादी और जो निरापदी, मैं उनको कहता हूं, जो अटके रहते हैं। तो वादी और प्रतिवादी दोनों का संघर्ष क्या है? एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये जो निरापदी लोग है ना, सेफ रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को अपने पाले में करना, फिर जीत गए। आपको 40%, 45% के ऊपर जाना है तो आप स्वीप कर जाओगे किसी भी इलेक्शन को या किसी भी युद्ध को भी, वही होता है। तो अब आते हैं, मैं एक स्टेटिस्टिक आप लोगों को देता हूं। स्टेटिस्टिक्स ये है कि 2029 में यही अगर जेन जेड, जेन वाई इनको पकड़ लें और मिलीनियल्स जो मेरा जनरेशन है, जेन एक्स, मैं थोड़ा से उसके सीनियर साइड पे हूं पर जेन एक्स हूं, तो ये जो 3 है ना, इनका टोटल संख्या 70% है इलेक्टोरेट का। 900 मिलियन हो जाएगा इलेक्टोरेट हमारा, उसका 70% यानी 630 मिलियन यही लोग हैं। वो 630 में से बाय द वे उस समय जेन जेड वाले ज्यादा होंगे, बिकॉज मोर पीपल वुड हैव कम अप। जो अभी बच्चे हैं जो अभी 18 को क्रॉस नहीं किए लेकिन जेन जेड में है, वो एज रेंज इज 15 to 30, तो उस एज है, तो वो वाले भी आ जाएंगे, तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लुएंस आपको किसको करना है? आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है। तो इसीलिए वो 16 वाली बात मैं कर रहा हूं, आप नहीं अलाउ कर सकते हो नहीं, सबसे इंप्रेशनेबल जो लोग हैं। मैं एक आपको लीगल आर्गुमेंट भी देता हूं। आप जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो पूरी बनी इस बात पे है कि आपकी अभी क्षमता नहीं है समझने की कि आप क्राइम क्या कर रहे हो। जो ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है ना, उसका पूरा पर्पस क्या है? निर्भया केस में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया था अगेंस्ट द जुवेनाइल अक्यूज्ड,
कि भैया उसको जुवेनाइल क्यों ट्रीट कर रहे हो जब वो इतना हीनियस क्राइम कर सकता है, राइट? इट्स अ सुप्रीम कोर्ट, पूरी जजमेंट आई हुई है उसकी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया था, नहीं हो सकता। बट आर्ग्यूमेंट मैं ये बोलता हूँ, जो जुवेनाइल के बारे में बोलते हैं, फिर लॉज में चेंजेस आए हैं, अब 16 साल व्हाटएवर, कि जुवेनाइल आप अपनी क्राइम की भी गलती नहीं समझ सकते, तो फिर आप सोशल मीडिया कैसे खुल्लम खुल्ला, अगर एल्गोरिथम्स भी भारतीय नहीं है, यूज कर सकते हो, ये एक बात है, ठीक है। इफ यू डोंट हैव द राइट, इफ यू शुड नॉट बी सेंट टू जेल, बेनिफिशियल लॉ है, कुछ एज लिमिट में तो आप जेल नहीं डालोगे, मैं भी मानता हूँ। अंग्रेज शायद 7 साल रखते थे, उस जमाने अलग होते थे, तो आप अगर, वो तो एक्चुअली में चाइल्ड है, तो आपका क्राइम की आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप यंग हो, जबकि क्राइम ऐसा है कि बहुत अडल्ट क्राइम है। यूएस में अलग लॉ है, यूएस में वो क्राइम का सॉर्ट देखते हैं, यूएस में कई बारी प्रोसिक्यूटर की डिस्क्रिप्शन होती है, कई बारी जज की होती है कि आप होता है, स्ट्राइक इवैल होता है कि उसका मस्तिष्क एडल्ट है या बच्चा है। ऑल्सो जज की भी इवैल्यूएशन होती है कि जो आपने क्राइम किया है वो किस कैटेगरी के, बहुत सारे अलग फैक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस हैं। अब ये अगर आप लीजिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो आपने 16 साल बोला, उसके साथ मैं स्क्रीन पर डाला जाता हूँ चोट, बहुत लोगों को पता ना हो, ये जब न्यूज आई थी ना, बहुत वायरल हुई थी, क्या टिकटॉक चाइना में जो है उसका एल्गोरिथम डिफरेंट है यूएस से। लोगों ने कहा यूएस में ओपीएम है और चाइना में स्पिनच है, क्यों? मैं बताता हूँ, ये एक नहीं, आगे आइए, जो बहुत लोगों को पता नहीं, बिजनेस इनसाइडर ये तो जानते ही हैं, वो टिकटॉक सेवरली डैमेज कर रहा है यंग पीपल अनलाइक इट्स चाइनीज इक्विवेलेंट। मतलब एल्गोरिथम क्या है, यहां पे दिखाएगा आपको XYZ कपड़े पहने, XYZ बीच पे कपड़े पहने, शॉर्ट्स दें तो वीडियो वायरल होगी, गाली गलौज करें वीडियो वायरल होगी, अपने पेरेंट्स को कुछ उल्टा बोलें वीडियो वायरल होगी, और भी बिहेवियर रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। और वेरएस चाइना के अंदर आपको क्या चलता है, आपको चलता है मैथ्स की बात करें, आप बात करें क्विज की, आप बात करें रीडिंग हैबिट्स की, वो रील्स वायरल होंगी। तो आपको सिर्फ लाइक्स को मोटिवेट करना है, बाकी काम जनता लाइक्स के चक्कर में खुद ही कर देगी। ये है एल्गोरिथम डिफरेंस। अब क्या इसको, भारत ने तो बैन ही कर दिया टिकटॉक को, पर क्या इसको नहीं रेगुलेट करना चाहिए, और क्या बाकी जो यूएस कंपनीज हैं वो ये गेम नहीं खेलती? आप में से कोई बात? 100%। इसमें आपने 2 बातें कही हैं जो मैं ले लेता हूं। नंबर 1 है, हमें एक स्टडी इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि जो एल्गोस चल रहे हैं, पॉइंट ये है व्हाट बिहेवियर आर यू रिवॉर्डिंग। बात तो वही है ना, जिस बिहेवियर को आप रेइनफोर्स कर रहे हो, ये बच्चे या बूढ़े जो भी हैं सब उसी दिशा में भागेंगे, क्योंकि सबको अपना पे ऑफ चाहिए ना, साइकोलॉजी में इसको पे ऑफ बोलते हैं। तो ये हमें एक स्टडी करनी चाहिए बाकायदा, बिकॉज कल ये ना कहे यूएस वाले कि आप तो ड्रैकोनियन रजीम हो, आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। मौका नहीं देंगे, पूरा स्टडी करके बोलेंगे और उसके बाद उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। कोर्ट में ले जाओ उनको, कोर्ट के द्वारा उनको दिखाओ, और उसके बाद जब वो उनको सेंसर हो, उसके बाद आप एक लेजिस्लेटिव या एक एग्जीक्यूटिव पावर वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसका वो डिफाइंड हो, उसका जो कार्यशैली है, पद्धति है, उसको डिफाइन कर दें और फिर उसको किया जाए। और हो सकता है कुछ एप्स को हम बैन ही करें, क्यों जरूरत है? या अगर बैन नहीं है, आपको इंडिया में काम करना है, तो आपको ये नियम, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसमें से वो एफसीआरए वाला एक पॉइंट है, एफसीआरए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट ये ला रहे हैं। मैं उसमें से सिर्फ एक पॉइंट लूंगा, बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे। वो ये है, अभी शो से पहले मैं आपको बता रहा था कि उसमें एक प्रोविजन है कि जो एनजीओज हैं जिसको एफसीआरए लाइसेंस मिली हुई है, वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं उसका भी ओवरसाइट इसमें रखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पता ही नहीं है कि ये ए ऑर्गेनाइजेशन और ये बी हैंडल है, इन दोनों का लिंक है कि नहीं, दे हैव द राइट टू इन्वेस्टिगेट एनी एंड एवरी हैंडल, और उसमें से बैक ट्रेस करके निकाले कि इसके पीछे कोई एनजीओ तो नहीं है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्याय संहिता में जो कोड्स हैं उसमें मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा टीथ डाल दें तो ये बैक ट्रेस करके भी हम सोशल मीडिया पे कई चीजों को काबिज कर सकते हैं अपने।